Good morning, students. Today we are just going to start a new chapter, Indian economy. We have already discussed in our previous class development. Today we will have to discuss on Indian economy. हम सबों को पता है आज से 70 ईयर्स एगो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब तक दुनिया के बहुत सारे देश इंडिपेंडेंट हो चुके थे। उसमें कुछ ऐसे कंट्री थे जो प्रारंभिक दौर में स्लैब्स थे और कुछ ऐसे कंट्री थे जिन्होंने दूसरे देशों पर अपना उपनिवेश कायम किया था। जिन देशों ने दूसरे देशों पर अपना उपनिवेश कायम किया था या तो वहाँ कैपिटलिज्म था या फिर सोशलिज्म था। अगर हम बात करते हैं जर्मनी, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऐसे देशों में कैपिटलिज्म की व्यवस्था थी। मतलब यह नहीं था कि वहाँ सरकार कैसी थी, डेमोक्रेटिक थी या नॉन डेमोक्रेटिक थी, लेकिन जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वह कैपिटलिज्म पर आधारित था। मतलब उत्पादन से लेकर विक्रय तक पर एक ही व्यक्ति का अधिकार था, मोनोपोली था। यहाँ जब मोनोपोली की बात आती है तो हम इस पर और भी विस्तार में जाना चाहेंगे कि केवल मोनोपोली ही नहीं, इसके बहुत सारे रूप हैं, जैसे ओलिगोपोली, मोनोसोनी, मोनोपोली, डिओपोली एंड लास्टली फुल कंपटीशन। तो यहाँ बात अगर हम करते हैं ओलिगोपोली, मोनोसोनी, मोनोपोली की, तो यह एक डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी के लिए सूटेबल व्यवस्था नहीं है। मोनोपोली में उत्पादन से लेकर विक्रय तक पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है और ऐसे में उपभोक्ता को हानि और उत्पादक को लाभ ही लाभ होता है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ बहुत सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशनली स्टडी किया, वहाँ के इकोनॉमी को बारीकी से समझने का प्रयास किया। लास्टली हमारे कंट्री के जो स्कॉलर थे उन्होंने कैपिटलिज्म में भी बहुत सारी खामियां देखी और सोशलिज्म में भी बहुत सारी खामियां देखी। अगर हम बात करते हैं रशिया की, बात करते हैं चाइना की, जहाँ पर सोशलिज्म है, सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद, समाजवाद मतलब समानवाद, समानवाद मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी चीज़ों पर सभी लोगों का समान रूप से अधिकार। लेकिन यहाँ क्या देखने को मिला, यहाँ यही देखने को मिला इन दो देशों में, खास करके कम्युनिज्म कंट्री में, कि यह जो सोशल जन कल्याण का केवल दिखावा था, लेकिन सत्ता पर एक ऐसा वर्ग हावी हो गया था जिसका जन कल्याण से कोई संबंध नहीं था। इसलिए जब हमारे देश के स्कॉलर कैपिटलिज्म में बहुत सारी बुराइयां देखें, सोशलिज्म में बहुत सारी बुराइयां देखें, इसलिए यहाँ पर एक ऐसी इकोनॉमी की कल्पना की गई जिसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। और हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब यहाँ कैपिटलिज्म की भी रूपरेखा देखने को मिलती है और सोशलिज्म की भी रूपरेखा देखने को मिलती है। तो यह बात यहाँ स्पष्ट हो गया कि कैपिटलिज्म में जो अच्छाइयाँ थी और सोशलिज्म में जो अच्छाइयाँ थी, दोनों अच्छाइयों को अडॉप्ट किया गया और दोनों को बुराइयों को वहीं पर छोड़ दिया गया। तत्काल अगर हम बात करते हैं कि आज हमारे देश का स्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम खुलकर यह बता सकते हैं, गर्व से बता सकते हैं कि हमारे यहाँ रहने वाले सभी लोगों को समान अवसर डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है। ऐसे में इसको हम सेक्टर में अगर बात करें, इसका स्टडी करें तो यह ज़्यादा उपयुक्त होगा। सेक्टर का दिन आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी सेक्टर का। हम सबों को मालूम है कि पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के बीच एक खास मैटर पर हमेशा विवाद होता था। पंडित नेहरू भारत को सपनों का अमेरिका बनाना चाहते थे, बाय हुक एंड क्रूक वेरी क्विकली, यह भारत को अमेरिका के जैसा देखना चाहते थे।
महात्मा गांधी इसमें विश्वास नहीं कर रहे थे। महात्मा गांधी का मानना था कि फिर से हम अपने देश को किसी के आगे गिरवी नहीं रख सकते हैं, और ऐसे में महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि हमारे देश की धरती सोना उगलती है, हमारे यहाँ के लोग एग्रीकल्चर वर्क में दक्षता हासिल किए हैं, माइनिंग में दक्षता हासिल है, फॉरेस्ट्री में दक्षता हासिल है, इसलिए क्यों नहीं हम प्राइमरी सेक्टर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाकर तब हम सेकेंडरी और टर्शरी की बात सोचें। इसलिए कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत अगर हम 3 व्यक्ति की कल्पना करते हैं अ, ब और स, ए, बी और सी, तो अ की आमदनी ब के लिए व्यय, ब की आमदनी स के लिए व्यय, इसलिए अ, ब और स के बीच में एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शुरू हो गया और देश की इकोनॉमी यहीं से आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। यह बात आगे प्राइमरी सेक्टर की, इसलिए प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग आता है, और इसको जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जा सकता तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पर विशेष रूप से फोकस किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर का अभिप्राय है इंडस्ट्री सेक्टर से, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का सीधे रूप से हम उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बिना मशीन में गए हुए वहाँ से वापस आए हुए हम उसको अपने उपयोग में नहीं ला सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल गाना उपजाते हैं जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, लेकिन चीनी वह तभी तैयार होगा जब वह सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में जानते हैं, और टर्शरी सेक्टर कंप्लीटली सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर के अधीन मॉल में वर्क करने वाले कर्मचारी, बार्बर, कारपेंटरी, ये सारी की सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, ये सर्विस सेक्टर के अधीन आते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट कर सरकार अपनी देखरेख में उसको चलाने का प्रयास करती है, और उस उद्योग में भी वे सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है जो एक पब्लिक सेक्टर में होता है। इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर पर जनरल जो कंज्यूमर है उनका विश्वास ज़्यादा होता है, क्योंकि वह सरकार के देखरेख में चलाई जाने वाली सेक्टर का होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर आज भी चुप चोरी से बहुत ऐसे इंडस्ट्री चल रहे हैं जिसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप सबों को मालूम है कि यह गवर्नमेंट, वर्तमान गवर्नमेंट 1 साल 2 साल पहले जब डिमोनेटाइजेशन किया था उस समय बहुत बातें सामने छन कर आई थी। उसमें यह पता चला था कि हमारे देश में रन करने वाले बहुत ऐसे इंडस्ट्री हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पेड कर रही हैं। ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रन करने वाले इंडस्ट्री को आज बंद होने के कगार पर आ गई है या कम्प्लीटली वह बंद हो चुकी है। इससे अब हम बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर यह कम्प्लीटली गवर्नमेंट सेक्टर है। जितने भी इम्पोर्टेंट विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन वर्क है, वह सब पब्लिक सेक्टर के अधीन चलाया जाता है। जहाँ पर लोक कल्याण की बात आती है वह पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत चलाया जाता है, और जहाँ पर मोर एंड मोर वर्क, मोर एंड मोर इनकम, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, या प्राइवेट सेक्टर के अधीन चलाने की कोशिश की जाती है। तो आज जो हमने इसको स्टार्ट किया था यह केवल एक इंस्ट्रक्शन था इंडियन इकोनॉमी का। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आखिर प्राइमरी सेक्टर का हमारे इकोनॉमी में क्या योगदान है, और इसको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। 1960 यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या चेंजिंग आया है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।